भारत की स्थिति कल देख ली थी क्या चल रही थी। औरंगजेब मर गया था। औरंगजेब के बाद में जो बाद के बादशाह हुए थे उन्हें हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, 1707 से लेकर 1857। 1707 से लेकर 1857 ये कहानी चल रही थी। ये मुगल कालों, मुगल उत्तर मुगल काल था। और उत्तर मुगल काल में स्पष्ट दिमाग में रखो, उत्तर मुगल काल में पूरा भारत विखंडित हो चुका है। क्या हो चुका है? मतलब कोई एक राजा नहीं बचो। पूरे भारत में कोई एक राजा नहीं बचो, फुटफुट राजा बचे हैं। यानी कि बड़ा राजा नहीं है तो ताकतवर नहीं है तो कोई भी आराम से जाके जीत जाएगा, कब्जा कर लेगा। यही चल रहा था। इसी बीच में भारत में एक नए युग का सूत्रपात होता है, से हम आधुनिक भारत इतिहास कहते हैं। उसकी शुरुआत मानी जाती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के कारण। किस कारण? देखो बेटा, आपको दिख रहा है ये जो ये जो है ये क्या है? यूरोप है। ये क्या है? यूरोप। जानते हो यूरोप? यूरोप एक महाद्वीप। और हमारा भारत कहाँ है? ये हमारा भारत। ये हमारा भारत। ये भारत है। अब क्या हुआ कि जब भारत में मध्यकाल था तब यहाँ पर आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। काय में? यूरोप में। आधुनिक काल से तात्पर्य क्या है पहले ये समझें। क्या है आधुनिक काल? आधुनिक काल का मतलब है कि यूरोप में भाई मशीनी युग आ गया था। क्या गया था? मशीनी युग। और मशीनी युग मतलब क्या हम कह सकते हैं? औद्योगिकीकरण। क्या हो गया था? औद्योगिकीकरण। मतलब उद्योग लग गए थे, फैक्ट्रियां लग गई थी। अरे सिंपल सी बात है कि आप हाथ से कोई सामान बनाओगे तो टाइम लगेगा बनने में। एक साड़ी बना रहे हो हाथ से तो एक दिन में आप एक साड़ी या 3 दिन में एक साड़ी बना पाओगे। लेकिन अगर वही साड़ी मशीन से बनेगी तो एक दिन में बन जाएंगी 50। क्योंकि यूरोप वासी इससे पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम ये मॉडर्न हो चले गए। वास्तव में अगर आपको मैं बताऊं, यूरोप का आधुनिक काल भी भारत की देन है। अगर आप समझ पाओ तो। आपको पता है कि भारत में इन मुसलमानों, ये क्या अरब है, अरब ने आक्रमण किया था भारत पे, मुसलमानों ने। और आप देख रहे हैं कि 1191-92 से लेकर के लेकर आप भारत में क्या स्टार्ट हो गया? मुसलमानों का राज। याद आ रहा है सल्तनत काल की शुरुआत होती है, मोहम्मद गौरी आ जाता है। अगर आप लोगों को इतिहास पहले का नहीं पता जबकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूं तो तुम जब मुंह बाओगे फिर बैठे बैठे। क्योंकि इतिहास में हर चीज आपस में जुड़ी रहती है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं होश में पढ़ो, होश में पढ़ो, चीजों को याद रखो, पढ़ते चलो। क्योंकि ये मुसलमानों का राज्य था। आपको पता है कि आप देख चाहे तो मोहम्मद अपना ये कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सल्तनत काल, 1526 के बाद फिर मुगल काल। चल रहा कि नहीं चल रहा? पूरा पढ़ा के आया हूं, पूरा मध्यकाल पढ़ाया मैंने अभी अलग। और नहीं पता तो फिर ऐसे ही बैठे रहो नेथानी सी बनी। अब फिर हुआ क्या कि इन मुगलों ने लूटपाट की, मंदिर तोड़े, बहुत सारा भारत का पैसा बाहर गया। और साथ में ही क्या हुआ? साथ में ही हमारे नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जलाया, है ना। विक्रमशिला को तोड़ा गया। हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का, हमारे ऋषियों मुनियों के हजारों सालों की मेहनत, जो उन्होंने रिसर्च किए, अनुसंधान किए, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, यंत्र तंत्र मंत्र, हर क्षेत्र में हमारे ऋषियों मुनियों का बहुत पारंगत ज्ञान था। चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और उन्हीं पुस्तकों का ट्रांसलेशन हुआ या उन्हीं पुस्तकों को यहाँ से ले जाया गया तो अरब। अब ये चूंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुसलमानों में रहती है कट्टरता, कट्टरता रहती है, मतलब उनके लिए कुरान ही स्पेशल है, इसके अलावा सब फालतू की बकवास है। तो उन लोगों ने इतना ज्यादा महत्व नहीं समझा, कहा का हमारे ग्रंथों का। पर हमारे ग्रंथ तुर्की, ये क्या है? तुर्की, तुर्की के रास्ते कहाँ पहुंच चुके? यूरोप। और यूरोपीय लोगों ने जब इन ग्रंथों को पढ़ा, उन पर रिसर्च किए, उन पर शोध किए, हालांकि और भी कारण रहे होंगे पर एक ये भी कारण है। और ये यहाँ पर मशीनें आ गई, उद्योगों का विकास हुआ। पहले ये जानवरों की भांति रहा करते थे,
बिल्कुल यूरोप के लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड पिछड़े इलाके थे। ये आज जो अंग्रेज बोलते यानी आज अपने आप भी समझते हैं कि हम बहुत बड़े हुए हैं। जब हमारे बाप दादा, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता बैठे, क्योंकि हम रेशमी कपड़े पहनते थे, तब ये नंगे फिरते थे आरामखोर, ये यूरोप वाले। और अब जब हमारे ग्रंथों से इन्होंने विद्या ग्रहण की, अनुसंधान किए, नए रिसर्च किए, और नई एक क्रांति का सूत्रपात हुआ यूरोप में, जिसे आधुनिक युग कहते हैं। आधुनिक युग मतलब वास्तव में क्या है? औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ? उद्योग बने, फैक्ट्रियां लगीं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन होने लगा। आप समझ रहे हो, मशीन एक दिन में बहुत सारा सामान बना देगी। अब इतने बड़े सामान को, जितनी मात्रा में जो सामान बना है, उस सामान को बेचने के लिए क्या चाहिए था? बाजार। जैसे कपड़ा बना रहा हूं तो कपड़ा बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कच्चा माल। कच्चा माल क्या होगा? कपास। भाई सीमेंट बना रहा हूं तो चूना चाहिए। कोई भी मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? अब चूंकि यूरोप की इतनी जलवायु भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें वगैरह होती हूँ, पूरा बर्फीला इलाका है, उत्तर उत्तर में है तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ से ढका रहता है। और सामान इन्होंने बना भी लिया तो उसे बेचने के लिए जगह नहीं थी इनके पास, क्योंकि मशीनें आ गई थी, पानी के जहाज वगैरह बनने लगे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी के पास जब कोई साधन होगा तो बात शौक तो होगी घूमने फिरने की। तो एक नए नए भौगोलिक खोजों की आकांक्षा भी थी, नए नए भौगोलिक देशों को देखा जाए, क्योंकि उनके पास घूमने फिरने के साधन थे। नक्शा मक्सा का आविष्कार हो गया था। बात समझ में आ रही है? ये कुछ कारण थे जिनसे यूरोप के लोग यूरोप से बाहर निकले। सुनना, यूरोप से बाहर निकले, क्योंकि हम अभी भारत को छोड़ चुके हैं। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? यूरोप। हम यूरोप की दशाओं को देख रहे हैं कि यूरोप को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो इधर उधर भगा। एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो हम देख सकते हैं, जो एकदम टर्निंग पॉइंट था, वो था ये तुर्की पर 1453 में, 54 53 54 में मुसलमानों का कब्जा। किस पे कब्जा? तुर्की पर। अब बेटा ये तुर्की देखो, ये तुर्की है। और आप देखोगे अगर ढंग से, लो मैं बना देता हूं पूरा, ये तुर्की है। अब यही रास्ता था यूरोप के लोगों को स्थल मार्ग से भारत आने का, यही था। देखो, यूरोप वासी भारत इसी रास्ते से आ सकते थे, और इसी रास्ते को यहाँ पर क्या कर दिया? अरबों ने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इस रास्ते पर क्या हो गया? कब्जा हो गया। कुस्तुनतुनिया नामक जगह है जो यूरोप तुर्की की, उस पर किसे कब्जा हो जाता है? मुसलमानों का, अरबों का। यानी कि यूरोप भारत से कट जाता है। अब यूरोप पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं। क्लियर एक चीज। लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान, भारत, इंडिया की कहानी तो सुनी हुई थी। इनके पूर्वज आए थे पहले, सिकंदर वगैरह यहाँ पर आए थे, याद है ना? तो उन्होंने सुनाई होंगी, मतलब अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। 324, 25 26 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व की बात थी। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी किससे कहानी चलते रहे होंगे यूरोप में कि उनके बब्बा बब्बा सुनाते रहे होंगे कि अब एक भारत है, वो वहाँ बहुत पैसा वाले लोग रहते हैं, है ना, सोने के मुकुट पहनते हैं, या हाथी घोड़े उनके पास हैं, या गरम मसाले उनके पास हैं, जो भी कुछ बातें रही हूँ। तो इनके मन में लालसा भी थी। औद्योगिकरण आ गया था, मशीन युग आ गया था, प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा था, उन्हें बाजार की तलाश थी, कच्चे माल की तलाश थी। बात समझ आ रही? इतनी बात बता दी मैं तुम्हें, यूरोप के लोगों को यूरोप से बाहर निकलने के कारण थे। और यही कारण हुआ कि यूरोप के लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। कोलंबस चला यहाँ से, स्पेन से, और ये भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन गलती से पहुंच गया कहाँ? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? 1492 में। कब? 1492 में। कौन? कोलंबस। आ रहा था भारत, लेकिन पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके बाद वो निकला वास्को डिगामा, 1498 में। वो कहाँ पहुंचा? कैप ऑफ गुड ऑफ। ये क्या है? कैप ऑफ गुड ऑफ, अफ्रीका का कैप ऑफ गुड ऑफ। और यहाँ से उसे एक भारत का व्यापारी मिल गया उसे, और साथ में उसे कहाँ ले आया? ये कालीकट। कहाँ ले आया? कालीकट। केरल, केरल का बंदरगाह है कालीकट। 1498 में कोई पहली बार भारत पहुंचने वाला यूरोपीय व्यक्ति था, पहली बार भारत पहुंचने वाला यूरोपीय व्यक्ति था। और इन लोगों ने भारत के साथ व्यापार करना फिर शुरू कर दिया। यही कुछ कहानी है। देखिए,
पहले देखें यूरोप की स्थिति। जिस समय भारत में मुगल शासन चल रहा था और भारत अपने मध्यकाल में था, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, अर्थात यूरोप अपने आधुनिक काल में था और वहां के लोगों के द्वारा नई भौगोलिक खोजों की शुरुआत होने लगी थी। समझ में आ गई बात? भारत भी उस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुका था। भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत थी उस समय। देखिए, भारत और यूरोपीय देशों में व्यापार की रुकावट के कारण क्या थे? एक तो क्या कहा, कुस्तुनतुनिया, जो कहाँ पर था, तुर्की का क्षेत्र था, है ना। ये तुर्की का जो क्षेत्र था, कुस्तुनतुनिया क्षेत्र, यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत आता था। 1453 में अरबों द्वारा इस क्षेत्र पर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया और इस क्षेत्र में अरबों द्वारा विजय प्राप्त करके अपना अधिकार कर लिया गया। सही में आई बात में? 1453 में कुस्तुनतुनिया तुर्की को अरबों ने जीत लिया और यूरोप और भारत एशिया के बीच में क्या हो गई, रुकावट हो गई। इस कारण बस भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थलीय रास्तों के जरिए बनते थे, उनमें रुकावट आना शुरू हो गई। यूरोपीय द्वारा भौगोलिक खोजों की शुरुआत, क्योंकि क्योंकि अरबों के क्योंकि अरबों के कारण भारत और यूरोप में व्यापार में रुकावटें आने लगी थी, इसीलिए यूरोपियों द्वारा नई भौगोलिक खोज की शुरुआत होने लग गई, ताकि व्यापार फिर से शुरू किया जा सके, वापस से व्यापार शुरू कर सकें। इसमें सबसे पहले समुद्री रास्तों के जरिए नए नए क्षेत्रों की खोज की शुरुआत का प्रारंभ हुआ। इन खोजों में पुर्तगाल और स्पेन देश सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आप कि ये यहाँ पर ये पुर्तगाल है और इसी के लगा हुआ ये क्या है, स्पेन। स्पेन पुर्तगाल एक ही टापू पे है ना। ये है पुर्तगाल पतला सा, और ये पूरा का पूरा क्या है, स्पेन। ठीक है, इन लोगों ने सबसे पहले खोज करना शुरू की। ठीक है, इसी क्रम में 1492 में स्पेन का नाविक कौन, कोलंबस ने भारत के लिए अपनी खोज की शुरुआत करी, परंतु भारत की तरफ आने की जगह पे अमेरिका की तरफ चला गया। और तब देखो, भारत की तरफ आने से कहाँ चला गया वो, अमेरिका, और उसने 1492 में क्या कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। 1492 में अमेरिका की खोज कर दी उसने। देखो, तो अब याद रखोगे कि अमेरिका की खोज किसने करी थी, कोलंबस ने, 1492। लेकिन कौन सा अमेरिका खोजा था बेटा, दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका खोजा था, दक्षिण अमेरिका। ये देखो, ये दक्षिण अमेरिका है और ये कौन सा अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका है। और बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुशी नाम का व्यक्ति था, जो यहां पर आके स्थायी तौर पर रहने लगा। और उसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुशी के नाम पर, इस देश का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका। खोज करी थी कोलंबस ने, नाम पड़ा अमेरिगो वेस्पुशी के नाम पे। ठीक है, अच्छा और आगे देखते हैं। बाद में 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के लिए अपनी खोज की शुरुआत करी, परंतु वे कोलंबस की तरह भारत की तरफ आने की जगह किसी दूसरी दिशा में नहीं गए और 1498 में भारत की खोज कर ली। फिर इसी क्रम में तब फिर अलग अलग देशों ने भी समुद्री रास्तों के जरिए अपनी अपनी खोजों की शुरुआत कर दी और वे सब भारत में व्यापार करने के लिए आने लगे। तब भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की शुरुआत होने लगी। हुआ क्या कि पुर्तगाल का लोग सबसे पहले आए, कब आए, 1498 में। और लगभग लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने यूरोपियों को पता ही नहीं चलने दिया। देखना कि ये यहां से वास्को डी गामा आया, कहां पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका है, कैप ऑफ गुड होप। और यहाँ वो जब उसने सोचा ये इंडिया आ गया, उतर के यहाँ पहुंचा, वो पहले थोड़ी कोई मैप पे कुछ था, कोई जान पहचान हो उसकी, मामा गए होंगे कि मागे मौसी मौसी ये तो इंडिया, वो तो अंदाज मार आया था। वो पहुंच गया यहाँ, उसने देखा बहुत से लोग उसे मिले, लेकिन वो इंडिया नहीं था। तो वहां के राजा ने उसे बंदी बना लिया। कहाँ के, यहाँ के राजा ने। भारत का एक व्यापारी था जो यहाँ पर व्यापार करने गया था, उसने उसे छुड़ाया और अपने साथ ले आया, कहाँ, कालिक, केरल में जगह है कालीकट। क्या नाम है, कालीकट बंदरगाह है। और यहाँ राजा था जमोरिन। जमोरिन नाम का एक राजा राज करता था। उसने से स्वागत किया, यहाँ वो रहा और कुछ समय तक रुका। उसने
पहली बार जिंदगी में काली मिर्च का भैया कट टाइम में हमसे आ जा, 9 बज रहे हैं, चले आ रहे हैं आराम से। तो अभी भी देखो यूरोप के लोग, ठंडा प्रदेश, ना वहां पर काली मिर्चें हैं, ना डोड़ा है, ना इलायची है, ना लौंग है, ना जाय पत्री, ये गरम मसाले। आप जानते बड़ी अच्छी सब्जी में गरम मसाले डर जाएं तो कैसे मजा आता है, बड़ी दाल बाटी बड़ी अच्छी गरम मसाले में दाल मार अच्छे, वो मुर्गा मुर्गा बकरा मकरा और खाते होंगे बिन में और डाल दो तो सुगंध फैल जाती हुई पूरे में। तो भैया इनने जो है, जब जहां से जाने जो गरम मसाले मसाले भर के ले गओ, कुछ लाया था वहां से वो यहाँ बेचा, और यहाँ से क्या लेके गया वो, गरम मसाले, काली मिर्च, टोड़ा, इलायची वगैरह ले। और जब लेके गया उसने, तो जहाँ उसने जैसे ये पुर्तगाल पहुंचा, उसने बताया कि देखो ये चीजें हैं, एक आध दो चखा दे खुआ गए, बाकी चीज की बहुत डिमांड हो गई वहां। कहाँ? यूरोप में, खासतौर पर पुर्तगाल में। पर उसने जाकर कहा अपने राजा से कान में कि सुनो मुझे भारत मिल गया, भारत से मैं ये सामान लेके आऊं, ये कारी मिर्च। राजा, और राजा चखा था बन बढ़िया मुर्गा मुर्गा बना के, तो वो राजा खुश हो चलो गो। राजा ने कहा कि सुन कोई से मत कहना, अपने व्यापार करेंगे। अच्छा वो जितने सामान लेगा हो तो ना, वहां ने 60 गुना मुनाफा कमाया। 100 रुपए का सामान यहां से खरीदा था, उसे कितने का बेच दिया, 6,000 का। मेरी बात है, 100 रुपया में खरीद के लेगा हो तो बेकारी मिर्च में कितने में नहीं माना है, 6,000 रुपया। समझ में आ रही मेरी बात? 60 गुना मुनाफा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको गांव में आते हैं पपीता बेच में बारे, जामफल, केला, है ना, सब्जियां, वो देते हैं हेर का देते हैं। जानते हो ना हेर का है? कि तुम उन्हें दे दो 1 किलो गेहूं, बस तुम्हें देंगे आधी किलो संतरा। पास कितने हेर के दे वो, जान दो ना, मतलब 1 किलो में आधी किलो। तो ऐसे बहाने भाजा के का बेची कारी मिर्च है, 1 किलो सोने में आधी किलो काली मिर्च बेची वहां ने। समझ में आ रही मेरी बात? 60 गुना मुनाफा कमाया उसने। अच्छा अब इस मुनाफे से पुर्तगाली लोग बड़े जो है, उनने कहा कि एक काम करो, भारत तो भैया बहुत बड़ा समृद्ध राज्य है, वहां तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन इन यूरोप वासियों को पता ही मत पड़ने दो, अपन ही अकेले व्यापार करेंगे, ठीक है, कोई से की हुई मत ही कि भारत में लगाओ। तो क्या ये 1 साल तक राज कर, मतलब 100 साल तक राज करते रहे। देखो अगली कंपनी, पुर्तगाल 1498 में आया, और फिर डच आए थे 1595 में, अंग्रेज आए थे 1600। लगभग 100 साल का समय लगा और यूरोप के देशों भारत में आने में। अब देखो पर, अब गरम मसाले की खुशबू है, तुम कहाँ रोकोगे? तो यूरोप वासियों ने जो है बढ़िया सब्जी मब्जी बनाए, सो स्पेन वाले ने बास आए, जो कहें कब बन रहा है यार, तुम बताओ सही, है ना? एक आध बार को कोई तो रिश्तेदारी होगी, ससुराल मसुराल से जो लेगा वो स्पेन बारों, स्पेन से फिर यूरोप में पहुंचे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, तो सब लोग धीरे धीरे भारत की खोज करने आने लगे, भारत में व्यापार करने आने लगे। आ रही बात से? इस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हो गई। देखो बेटा, तो क्या हुआ, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जैसे हमने जाना कि किन किन परिस्थितियों में और किन किन कारणों की वजह से यूरोपीय कंपनियों समुद्री रास्तों के जरिए भारत में व्यापार करने के लिए आने पड़े। बहुत सारे देश या कंपनी उस समय भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, जैसे कि स्पेन, डच, पुर्तगाल, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, परंतु इनमें से 4 वेरी मोस्ट हैं, पुर्तगाल, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अलग अलग देशों के लोग हैं ये बेटा, है बहुत सारे देश, स्वीडन के भी आए, स्वीडिश भी आए, है ना, हॉलैंड के भी आए, सुन रहे हैं मेरी बात? लेकिन 4 देश थोड़े से ज्यादा पड़े जाते हैं क्योंकि इनका व्यापार ज्यादा चला, पुर्तगालियों का, डचों का, फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का। और इन चारों में से भी मेन हीरो कौन बन के उभरे? अंग्रेज, इंग्लैंड वाले। पुर्तगाल, पुर्तगाली पुर्तगाल से आए थे, डच हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड जिसका वर्तमान नाम नीदरलैंड है, की राजधानी एम्स्टर्डम है ना,
अब यूरोप में देख लियो नहीं कितना है, हॉलैंड भाई, यहाँ वो हॉलैंड है ना, ये देख लेना नक्शे। और फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। ये अलग अलग देशों के लोग यहाँ आने लगे। इनमें से कुछ देशों की कंपनियां ही भारत में सदृढ़ रूप से व्यापार कर पाई, और कुछ इस प्रकार वो जो इस प्रकार हैं। अब देखना बेटा, ये क्रम आप देखोगे तो आप हमेशा कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ध्यान से सुनना। कंपनियों का आगमन और उनकी स्थापना दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, और फिर फ्रांसीसी आए, बाद में स्वीडिश आए, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। लेकिन देखो, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और उनकी पहली कोठी भी पहले बनी थी। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, लेकिन डचों की कोठी बाद में बनी, डचों की फैक्ट्री की स्थापना बाद में भाई, पहले किसकी हो गई? अंग्रेजों की। बात सही में आ रही? इसीलिए आपको ये क्या है, ये कंपनियों का आगमन का जब पूछें, कंपनियां आई थी तो पहले डच, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। कंपनियों की आगमन की बात हो, काय की बात हो बेटा? तो कंपनियों का क्रम क्या है कि पहले पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, है ना, अंग्रेज 1600 में, और फ्रांसीसी 1664। ये किसके बाद भारत में आने का क्रम है। आगे देखो, पुर्तगालियों ने देखो लगभग 100 वर्षों तक डच कंपनी, पुर्तगालियों के लगभग 100 वर्ष बाद डच कंपनी भारत में 1595 में व्यापारिक दृष्टि से आते हैं, परंतु वे भारत से पहले कहाँ पहुंच जाते हैं? इंडोनेशिया क्षेत्र में होते हुए भारत में व्यापार के लिए आते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ये डच थे, डच जो हॉलैंड से आए थे, वो सीधे कहाँ पहुंचते हैं? भारत ना पहुंच कहाँ पहुंच जाते हैं? सीधे इंडोनेशिया, यहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? इंडोनेशिया, मलायदीप, और फिर इंडिया। इंडोनेशिया के बाद फिर काय में आते हैं? इंडिया में आते हैं। कौन? डच। इसलिए वो लेट हो गए फैक्ट्री बनाने में, कंपनी की स्थापना करने में। भारत में आ तो पहले गए थे, वो आए पहले। यहाँ देखा उन्होंने कि साहब ये पुर्तगाली सामान वामान बेच रहे हैं पहले से ऑलरेडी। तो इनने पुर्तगाली उन्होंने दादागिरी बताई होगी, हम करेंगे तब व्यापार। उन्होंने कहा ठीक है। वो इधर माहौल देख दाख कर चले गए। आप पहले गए थे पर व्यापार नहीं करा। कहाँ करने लगे व्यापार? इंडोनेशिया। वो इंडोनेशिया से फिर उन्हें समझ समझ में गया यहाँ तो ज्यादा बाजार अच्छा है नहीं है, तो वापस कहाँ आए? इंडिया आए। ठीक। देखिए, अब यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, फिर डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में, फ्रांस 1664। याद रख लेना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 1498 में, 1595, 1664। देखिए, तो वो पहुंच गए। इसके कुछ ही समय बाद ब्रिटेन से अंग्रेज भी भारत में आ गए। कब? 1600 में। ब्रिटिशों का भी आगमन हो जाता है कब? 1600 में। बाद में अंत में फ्रेंच कंपनी आई 1664 में, और भारत में व्यापारिक दृष्टि से आते हैं। ठीक है, कब आए? 1664 में। कौन आए? फ्रांसीसी। शुरुआत में तो कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से आई थी, परंतु बाद में भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था देखते हुए कंपनियां भारत में अपने क्षेत्रों में विस्तार और धर्मों का प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया। पहले कहा को आए थे सामान बेचने, उन्हें लगा कि यार भारत तो बहुत पैसे वाला देश है, बहुत मजबूत देश है, और यहाँ के लोग तो बड़े सीधे से हैं, ईमानदार भी हैं, तो इन्हें पागल बना के इन्हें लूट लेते, अपने क्षेत्र पर कब्जा करने लगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। यूरोपीय कंपनियों के भारत में स्थापना क्रम, वो क्या था? आगमन क्रम। ये क्या है? स्थापना क्रम। तो स्थापना में आप देखोगे, देखो तो पहले पढ़ते हैं। भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था के कारण इतनी सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं, और भारत में सदृढ़ रूप से व्यापार करने के लिए कंपनियों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना कर दी। इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया मतलब आप देखोगे तो भारत, इनके ईस्ट में, ये ऊपर जान तो क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या है? पश्चिम। तो इधर क्या है? पूरब। ईस्ट माने पूरब। तो हम यूरोप के काय में हैं? हम यूरोप के पूरब में। इसलिए इन कंपनियों को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रही कि भैया प्यारे? पीछे है यूरोप के अपन पूरब में आएंगे, इसलिए ये सब कंपनियां कहलाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई बेटा? देखो,
सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 में। डच आ गए थे लेकिन कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। इसलिए डचों की कंपनी बनी 1602 में। आ तो गए थे 1595 में, पर फैक्ट्री कंपनी कब स्थापित करी? 1600। अंग्रेज सीधे इंडिया ही आए थे और उनने आता ही को अपनी फैक्ट्री बना दी। कब आए थे? 1600 में। और उन्होंने अपनी फैक्ट्री वहीं बना दी। तो बेटा कंपनी के आगमन क्रम में डच पहले अंग्रेज बाद में, लेकिन कंपनी की स्थापना क्रम में अंग्रेज पहले हैं डच बाद में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। समझ में आई क्या मेरी बात? अकेले बस डच अंग्रेजों को याद रखना, बाकी तो सबसे बाद में फ्रांसीसी हैं 64 में, और पहले पुर्तगाली हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन की दिक्कत? अकेली डच और अंग्रेज आए थे। डच पहले, स्थापना करी अंग्रेजों ने पहले। क्लियर हो गया? आगे देखो, पुर्तगाली 1458 भारत आए और इसी वर्ष उन्होंने अपनी स्थापना कर दी थी। अंग्रेज कंपनी 1600 में भारत आए और उन्होंने उसी वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने कंपनी की स्थापना कर दी। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। डच कंपनी 1595 में आए थे, परंतु उन्होंने अपनी स्थापना 1602 में करी थी। अर्थात डच कंपनी भारत में अंग्रेजों से पहले आई थी, लेकिन उसकी स्थापना भारत में अंग्रेजों के बाद में हुई। फ्रेंच कंपनी 1664 में आई और उन्होंने उसी वर्ष स्थापना कर दी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, अब देखो तीसरा पॉइंट आता है। अब कंपनी बन गई तो कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाएगी। क्या लगाएगी? फैक्ट्री लगाएगी। अरे व्यापार करना है तो फैक्ट्री कोठी तो बनानी पड़ेगी। सामान वहां से लेके आएंगे, बाहर जहाँ धरेंगे, उससे सामान मटेरियल बनाएंगे। है मैं आ रही मेरी बात? तो मटेरियल बनाएंगे। तो बेटा देखो, यूरोपीय कंपनियां उनकी फैक्ट्रियों के स्थान और फैक्ट्री की स्थापना का समय। सबसे पहले पुर्तगाली आए, कहाँ आए थे? केरल। केरल में कोचीन में 1503 में उनके बनाई अपनी फैक्ट्री। 1498 में तो कंपनी की स्थापना हो गई थी। अब स्थापना करता ही कौन फैक्ट्री बन जाएगी? अरे फैक्ट्री बनाओगे तो व्यापार करवे के लाना, राजा से परमिशन लेना पड़ेगी, जमीन खरीदना पड़ेगी, चनखाई डरवाओगे, सीमेंट लाओगे, भसुआ लाओगे, टाइम ना लगे होगा। तो 1503 में बनी कहाँ? कोचीन में फैक्ट्री। कौन की? पुर्तगालियों। अंग्रेज आए। अंग्रेज आए और सबसे पहले को आओ तो कैप्टन हॉकिंस को आया था। याद है? कौन दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में। वो कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नाम के जहाज से आया था और उसने परमिशन मांगी और उसे परमिशन दे भी 400 का मनसबदार बना दिया। लेकिन जब वो फैक्ट्री बनाने लगा, कब? 1608 में सूरत में। सूरत कहाँ है बेटा? गुजरात में। और कुछ समय बाद कछु ने, जो जहांगीर के दरबारी थे, उन्होंने जहांगीर के कान भर दिए कि ये हॉकिंस हरामखोर है, इसको मत दो परमिशन। तो जहांगीर ने वो फैक्ट्री बनाने पे क्या लगवा दी? रोक। तो बेचारे अब वो सामान ले आए थे, बड़े खुश हो रहे थे, अपना सामान यहीं धर लेंगे। अब मना कर नहीं नहीं बनाओगे। तो वो सामान भर के बेचारे कहाँ चले गए? दक्षिण में। तो फिर मछलीपट्टनम में उन्होंने 1611 में फैक्ट्री बनाई। कहाँ बनाई? 1611 में। फिर इतने में को आ गओ अपनो टॉमस रो को आ गओ। तो टॉमस रो वो जहाँ मत रो, रोल लगो जहांगीर की दरबार में। तो जहांगीर ने कही बेटा टॉमस रो तू जहाँ मत रो, परमिशन दे देंगे हम। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो टॉमस रो को परमिशन मिल गई। और फिर 1613 में, 1613 में सूरत में फिर फैक्ट्री बनी। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो, तो अंग्रेजों की फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ बनी थी? सूरत। फिर 1611 में कहाँ बनी थी? मछलीपट्टनम दक्षिण में, ठीक है, तमिलनाडु। और फिर वापस 1613 में सूरत। डच मछलीपट्टनम में 1605 में, क्योंकि ये चले गए थे घूम फिर वे इंडोनेशिया, लौट के आए पर मछलीपट्टनम। और फ्रेंच सूरत में बनाई 1664 में आए थे, तो 68 में बनेगी फैक्ट्री। समझ में आ गई का? सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 में फैक्ट्री बनाई, फिर अंग्रेज आए उनने सूरत में बनाई, लेकिन बाद बनी रह गई, चले गए दक्षिण में। 1611 मछलीपट्टनम में बनाई, फिर लौट के 1613 में उसे काम कंप्लीट किया। समझ में आ रही है ना? कह दी डच आए
इंडोनेशिया चले गए 1595 में, वहां से घूम फिर के दोबारा भारत आए और फिर उन्होंने मछलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री बनाई। और फ्रेंच आए थे 1664 में और उन्होंने आके ही सूरत में अपनी 4 साल बाद कोठी 64 में आए थे, 68 में अपनी फैक्ट्री बना दी। आ गई बात सेम। जैसे हमने ऊपर जाना कि पुर्तगाल सबसे पहले भारत में केरल क्षेत्र में आए थे, इसलिए उन्होंने केरल क्षेत्र में कोचीन नामक स्थान अपनी अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 में स्थापित की। इसके बाद अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, परंतु कुछ किताबों में या कुछ स्थानों में आपको यह लिखा मिलेगा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, मछलीपट्टनम। मिलता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेज अधिकारियों ने उस समय के मुगल शासक जहांगीर से फैक्ट्री बनाने की अनुमति मांगी थी और 1608 में सूरत में फैक्ट्री बनाने का कार्य शुरुआत भी कर दी थी, परंतु कुछ कारणों की वजह से जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने का कार्य रुकवा दिया था। इस कारण अंग्रेजों ने बाद में 1611 में मछलीपट्टनम क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बाद में अंग्रेजों का सूरत फैक्ट्री बनाने का कार्य फिर से शुरू कर दिया और 1613 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाने का कार्य सूरत में पूर्ण कर लिया। डचों ने मछलीपट्टनम क्षेत्र में 1605 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी और अंत में कौन है हमारे, अंत में फ्रांसीसियों द्वारा 1667 में फैक्ट्री की स्थापना सूरत में कर दी। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हमने जब ये कहानी व्यापारियों का आगमन देख लिया, कहानियों की बात कर ली, तो अब हम पर एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर आता है किसका, पुर्तगालियों का। सबसे पहले कौन आए थे भाई, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी नाम क्या है, लिस्बन। क्या नाम है, पुर्तगाल देश है यूरोप का जिसकी राजधानी नाम क्या है, लिस्बन। देख ले वो मत ही आराम करो जम। तो भैया देखो प्यारो, व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय तथा प्रथम पुर्तगाली कौन थे, वास्को डी गामा। हाँ, और ये भारत निकला वहां से जहाज से और ये पहुंच गया क्या, साउथ अफ्रीका। कैप ऑफ गुड होप अंतरीप है, दक्षिण अफ्रीका का अंतरीप है कैप ऑफ गुड होप। वहां उसे कौन मिला, अब्दुल मुनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वह वास्को डी गामा 1498 में कालीकट तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमूरिन ने उसका स्वागत किया। भारत आने वाले दूसरा पुर्तगाली कौन था, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। ये कब आया था, 1500 में आया था। तथा दूसरी बार याद रख लेना, वास्को डी गामा 2 बार आया। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में भारत आया था तथा कोचीन में 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री तथा 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नू में स्थापना की। पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन कर लगे। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा, दूसरा था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 में आया था। इसके बाद में अब फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो कंपनी बन गई थी उसमें जो फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। जब कंपनी बन गई तो कंपनी का अधिकारी बनेगा, तो जो पुर्तगाली वायसराय पहला वायसराय कौन था, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। अब ये याद करना पड़ेगा आपको कि पुर्तगाल का भारत में पहला वायसराय कौन था, फ्रांसीसी डी अल्वा 1505। ये केवल व्यापारी थे, चाहे तो वास्को डी गामा हो या पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ये कौन थे, व्यापारी। कंपनी की स्थापना होकर कंपनी के जो अधिकारियों का गवर्नर बन के पहली बार कौन आया था, वायसराय बने कौन आया था, फ्रांसीसी डी। समझ में आ रही है का, कम कम पढ़ा तू डेली, जब उसमें पढ़ लो घरे पढ़ लो, सो इतिहास में इतिहास भगत दिखाता है। ऐसो कहूं को विषय नहीं है, जो जो जहां मैं पढ़ा दूंगा वो आदमी तुम्हारी संगत, तुम अगर मेरी ये कई बात मान लो, मैं जाके दूंगा हे मेरे प्यारो ने घरे पढ़ ले करे यार आध घंटा तुम मर्थ हो, तुम्हारी ताकत पर तुम पढ़े हुए करे। या फिर अगर इतना ही बुरी लग रही है पढ़ाई तो बंद कर दो पढ़ाई, या अगर इतना सो काम नहीं कर पा रहे तो पढ़ाई बंद कर दो, फिर कुछ और काम वाम देखो अपना। तो यहाँ बैठोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ मैं सौगंध दिखा रहा हूँ, अगर भगवान कसम कल से अगर जो पढ़ के ना हो ना, बाकी बेटी मूड दे दे मैं कहीं से चचा जाओ घर नो खून से, सुन लेना उस आवाज में। क्योंकि मुझे जब मैं पूरे मन लगा के पढ़ाता हूँ तो मैं भी तुमसे आशा कर दूं कि तुम भी मन लगा। अगर मैं पढ़ावे मक्कारी मार रहा हूँ तो तुम्हें बाप मैतारी के तुम मक्कारी मारो, और अगर मैं पढ़ाई मक्कारी नहीं मार रहा हूँ तो तुम्हें बाप मैतारी के तुम पूरे ढंग से पढ़ो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ो।
मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, गड्ढा खुद भी कह रहा हूँ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ यार कि एक दो पेज पढ़ा था, ढंग से पढ़ लो, समझ में ना आ जाए पूछ लो, मैं 6 बार समझा दूंगा। पहली बात तो अगर तुम जहाँ होश में बैठे हो रहे हो तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ रही पूछने की, हर चीज में क्लियर करके चलता हूँ। लेकिन मजा आ वो मक्कारी मार। भैया पहला वायसराय कौन हो गया? फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में नीले पानी की नीति, अब इस पे लिख लेना, वेरी मुफ्त आपको मिलेगा, उसमें नोट्स में भी लिखा है आपके में। ये पीडीएफ में कुछ चीजें हैं जो नोट्स में नहीं है, शुरू के पेजेस थे, या इसमें थोड़ा डिटेल में है। हर महत्वपूर्ण चीज जिसपे मैं कहूंगा वेरी मोस्ट मिल जाएगा आपको उसमें। नीले पानी का मिलेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से मिल जाएगा वहां आपको। क्या मिल जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी। अरे पुर्तगालियों के नष्ट होने का एक बड़ा कारण है ये। देखो पुर्तगालियों ने दिमाग से काम लिया, पुर्तगालियों ने सोचा अपन ऐसा काम करते हैं यार। पहले तो वो ये सोच रहे थे कि पता ही ना पड़े कोई, ये अपने 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 व्यापार करते रहो, आ तो वे गए थे। पर उनने का प्लानिंग सुनने था उसमें, उनने का प्लानिंग करी पुर्तगालियों ने। उनने जब प्लानिंग करी कि अपन एक काम करते हैं, अपन जब पूरे जितने भारत में जब तो भारत को तट है, तट, ये जो तट है, इस तट पर हर जगह कब्जा अपना हो जाए। कोई को भी मान लो, कोई भी यूरोप से आएगा व्यापार कर भी तो आएगा बेटा जहाज से ही, और जहाज कहूँ ना कहूँ तो रोके कोई बंदरगाह पे, ना रोके होगा। तो जहां जहां भी बंदरगाह हैं उन साथ, चाहे तो वो भैया सूरत के बंदर, ये अपने मुंबई का हो, गोवा का हो, कोचीन का हो, सारे बंदरगाह पे कब्जा कर लो अपन। भारत में भीतर घुसो ही मती, अपन का कब्जा कर लो किनारे किनारे बंदरगाह पे। मान लो मेरो जहाज आओ, जो भैया मेरो जहाज आ रहा हो तो मेरा जो जहाज था उसको यहाँ मैंने जैसे पहुंचाया तो रोक लेंगे, भैया हमारा कब्जा यहाँ, हम नहीं जा रुक अंदर है। वो कहेंगे रहो इतनी दूर से हम आए हैं, सामान तो बेचना पड़ेगा, तो हमें हमें टैक्स दो। क्या दो? टैक्स। भारत, आप यहां तक अनुमान लगा लेना कि भारत में राज था किसका? मुगलों का। और मुगलों को भी अपना सामान बाहर भेजने के लिए पुर्तगालियों को चुंगी देनी पड़ती थी। चुंगी मतलब टैक्स। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक तो पुर्तगालियों के पास मजबूत नौसेना थी, नौसेना माने पानी की सेना। और पुर्तगालियों ने ये जो नीले पानी की नीति अपनाई थी, मतलब नीला पानी मतलब समुद्र पे, पूरे समुद्र पे, समुद्री मार्गों पे क्या कर लो अपन? कब्जा कर लो। तो कोई भी यहां से निकलेगा अपन से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। ये सब तो सामान बेच के कमाएंगे, अपन बैठे बैठे कमाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। पर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुम्हें टैक्स लेना ले, टैक्स। टैक्स देते गए, टैक्स देते गए, और भीतर घुस गए भाई, आते गए टैक्स देते घुस गए, वो घुस ने पूरे पे कब्जा कर लो। और बाद में इनमें देखन पटन मैंने बाहर हेर दे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये यूरोपियों ने, पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, वे चाहते तो पूरे भारत पे कब्जा कर लेते, पर उनने अलग स्कीम से काम करो, इसलिए वे फेल हो गए। बात सही में आ रही मेरी? तो ये प्रश्न बनता है, बताओ ब्लू ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी नीति किसने अपनाई थी? फ्रांस का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत उसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को स्थापित करना। ठीक है, हिंद महासागर में। आगे आप देखोगे अगला कौन आ गया? फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बाद में अगला अगला जो वायसराय आया, फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क। कौन आया? फ्रांसीसी डी, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बाद में अगला पुर्तगाली वायसराय कौन आया? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में आया। कब आया? 1500, वो 1505 में आया था, ये 1509 में आया। उसने सब एक ही क्वेश्चन बनना है कि उसने ब्लू वाटर वे की नीति अपनाई। ठीक है, वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वो पहला वायसराय था फ्रांसिस डी अल्मीडा, अब फ्रांसिस डी अल्मीडा। और अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, मतलब जिन्हें सच्ची में साम्राज्य को बनाया, क्योंकि इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। जो गोवा बाद में पुर्तगालों के कब्जे में रहा, गोवा जो आपको पता है कब आजाद हुआ गोवा?
1961 में। अपन अंग्रेजन से आजाद 1947 में हो गए थे, लेकिन गोवा की आजादी कब हुई है? 1961 में। गोवा किससे आजाद हुआ है? पुर्तगालियों से। और गोवा पे कब्जा सबसे पहले किया था 1510 में। कौन ने करा था? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने। तब से ये गोवा अभी इतने लंबे समय तक 1510 से 1961, इतने लंबे समय तक गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। इसलिए आज भी गोवा इस कदर उनकी संस्कृति में रच बस गया कि आज भी हमें गोवा भारत का हिस्सा नहीं लगता। आज भी हमें गोवा है तो भारत में, लेकिन वहां पहुंचो तो लगता कहाँ आ गए? विदेश में आ गए हैं। समुद्र के बीच वही रहन सहन, वही खान पान, वही, है ना, वही पूरा कल्चर है जो पश्चिमी कल्चर है माना जाता। देखो 1510 में इसने गोवा के समुद्र बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने 1510 में गोवा को छीन लिया। 1509 में अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का वायसराय बन के आया और उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में छीन लिया। ठीक है। और बाद में यही गोवा उनकी राजधानी बनी। बाद में पुर्तगाली बंबई पे कब्जा कर लेते हैं, है ना। आप अगर देखो तो यहां पर देखो, अब आप देखो यहां पर क्या अपना ये अपना मुंबई, ये जानी चाहिए मुंबई के ऊपर दमनदीप, ये गोवा, गोवा, ये दमनदीप, ये मुंबई, ये पूरे किसे कब्जे में आ गए थे? पुर्तगालियों के। यानी ये पश्चिमी तट पे लगभग लगभग कैसे कब्जा हो गया? पुर्तगालियों। बात सही में आ रही है? देखो, अच्छा अगला, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहीं की महिलाओं से ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, जिससे पुर्तगाली ज्यादा हो जाए। इसने विजित क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगा दी। वेरी वेरी मोस्ट। राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? फ्रांसिसी डी अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। इसलिए इसे राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। ये प्रश्न बनेगा, बताओ राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन है? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। जितना इसके क्षेत्र पर कब्जा था जिसका, उस क्षेत्र में इसने सती प्रथा पर, सती प्रथा तुम जानते ही, जिसका पति मर जाओ पत्नी को मार दिया जाता था या वो मर जाती थी। सती प्रथा के पहले साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। भानुगुप्त गुप्त वंश का भानुगुप्त 510 सागर के एरन अभिलेख से पहली बार भारत में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त। ये पढ़ाया है मैंने आपको, इतिहास में पढ़ाया है, प्राचीन इतिहास में। लेकिन अब आप भूल गए हो तो फिर अच्छी बात, ऐसे ही भूलते रहना। फ्रांसिस डी अल्मीडा आया, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क आया, उसके बाद कौन आ गया? निनो डी कूना। देखो फ्रांसिसी डा अल्मीडा को याद रखते हैं कि वो पहला वायसराय था, इसलिए फ्रांसिसी डी अल्मीडा को क्यों याद रखते हैं कि वो पहला वायसराय था। और अल्फ्रांसुस डी अल्बुकर्क को क्यों याद करते हैं? क्योंकि यह वास्तविक संस्थापक, इसने गोवा पर अधिकार कर ले, सती प्रथा पर रोक लगा दी। फिर आया नीनो डी कूना। इसे क्यों पढ़ते हैं? ये 1529 से 38 था। अल्बुकर्क के बाद में अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठा करके 1534 में बेशिन और 1535 में दीप पर, दमन दीप है ना, दीप पर अधिकार कर लिया। कुना ने 1530 में शासन का मुख्य केंद्र क्या हो गया था? कोचीन के स्थान पर गोवा को बना था। यानी कि जो आपको पता ही है कि उस समय मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच में क्या चल रही, लड़ाई चल रही थी। उसी का फायदा उठाकर उसने क्या क्या कब कब्जा कर लिया? गुजरात के बेसिन में और दमन द्वीप जो द्वीप है उन पे कब्जा कर लिया। किसने? नीनो डी कूना ने। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध किया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का भी पूर्वगामी, यह भी राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हारमूज पर भी अधिकार कर लिया। ये वैसे पढ़ लेना, अपने लिए इंपोर्टेंट नहीं है।
पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, अब इस पे लिखना वेरी वेरी मोस्ट, आपके नोट्स में भी दिया होगा, ना दिया तो ये लिख लेना आप। तंबाकू की खेती भारत में शुरुआत करने वाले कौन है? पुर्तगाली। तंबाकू जानते हो ना? हाँ। और जहाज निर्माण, जहाजों के निर्माण का भी काम सबसे पहले भारत में किसने किया है? पुर्तगालियों ने। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जानते हो ना? कागज किताबें प्रिंट होती हैं, इसकी शुरुआत भी कौन ने की थी भारत में? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कौन कहलाते हैं? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कौन कहलाते हैं? भारत का पहला अखबार था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। अखबार प्रिंटिंग प्रेस से छपे, वो अखबार को ना हाथ से लिखो जाएगा। तो पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट, जो किसने छापा था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तंबाकू की खेती, जहाजों का निर्माण, ये सब कौन की देन है? पुर्तगालियों की देन है। शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कॉटज आर्मेडा काफिला प्रणाली भी प्रारंभ हुई। कॉटज आर्मेडा काफिला प्रणाली, ये सब देख लेना। भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने बहुत ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों का कन्वर्जन करवाया। क्या करवाया? कन्वर्जन। हिंदू से क्या बनाया? उन्हें ईसाई बनाया। एक नीति गुप्त व्यापार, आपको पता ही है कि वो चाहते थे कि यूरोप को किसी को मालूम ही नहीं चले कि हमें भारत मिल गया। और नए उपनिवेशों की नीति, नई नई जगह पर कब्जा कर रहे थे। और ब्राजील की पुर्तगालियों द्वारा खोज। एक तो क्या हो गया कि उन्हें क्या मिल गया बेटा? देखो, उन्हें ब्राजील मिल गया। अब ब्राजील आप देखो, देखना आप। अब अरे यार सॉरी, वर्ल्ड का ना अपने निकालना पड़ेगा। देखो, अब ये पुर्तगाल है, दिख रहा है? दिख रहा है पुर्तगाल? ये है, ये पुर्तगाल है। और पुर्तगालियों को क्या मिल गया? ब्राजील। तो ये उन्हें पास पड़ता, वो इतने दूर आ रहे थे कहाँ? भारत। पहले रास्ता यही था। अब तो हालांकि आप जानते हैं, अब तो भूमध्य सागर से होते हुए अब ये स्पेन, ये क्या बन गई अपनी स्वेज नहर। तो अब तो यहाँ से आ जाते हैं सीधे। अब तो बहुत बड़ा चक्कर क्या है, रुक गया। क्योंकि पहले ये क्या नहीं थी, ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर, ये आपस में पहले यहाँ पर के जुड़ा हुआ था। अब इसको यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने? कट कर दिया है। यहाँ पर कट करके क्या बन गई? एक नहर बन गई, जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर। तो आप यूरोप से सीधे आ सकते हो भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर और ये अरब सागर में इंडिया आ सकते हो। रास्ता बड़ा शॉर्ट हो गया अब तो। आ रही बात सही में? तो ये इसलिए वो कहाँ जाने लगे? पुर्तगाल जाने लगे। कौन? यूरोपीय। देखो, नीतीश सर आ गया क्या? ए, मतलब है ये है। चलो देखो, तो पुर्तगालियों के आगमन से भारत में, ये अपने पढ़ लिया कि नए उपनिवेश की नीति, ब्राजील की पुर्तगालियों के द्वारा खोज और अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा इत्यादि। फिर और भी कंपनियां आ गई तो क्या कर रहे थे? उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ हो गई थी, वो भी व्यापार करने थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक ही बाजार में चार जने सामान बेच भी आ जाए, चार जने सामान बेच भी आ जाए, तो फिर जो है होड़ तो होगी। भूखे को मेरो ले लो, मेरो ले लो, मैं सस्ते में दे रहा हूँ। तो वो प्रतियोगिता हो गई। एक पुरानी कहावत है ना कि बामन बनिया कूतरा जाते गर्रा है, जाते गुर्रा है। बामन मिल जाए तो पंडित, वो एक एक की चलाएगा, वो बाय देख के हैं वो कुछ नहीं जाना है, वो कुछ नहीं जाना। बनिया के गजा, मेरे सामान खरीदो, मेरे सामान खरीदो। कभी जाकर देखना विवेक टाकिज वाली गली में सुबह सुबह नाश्ता हो रहा, तो खींचते हैं, "ए, भैया जाओ जाओ समोसा खा लो।" तो वो लड़ते हैं ऐसे ही। अपने मोहल्ला और कुत्ता और दूसरे मोहल्ला में पहुंच जाए, तो कुत्ता है देख कुत्ता पर कैसे भूखता है ना? तो यही सिस्टम है।
इसके बाद बेटा कौन आ गए? डच। कौन आ गए? डच। डच कहाँ से आए थे? हॉलैंड से। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड। हॉलैंड अथवा नीदरलैंड। ठीक है, डच हॉलैंड अथवा नीदरलैंड से आए थे। और डचों की राजधानी का नाम, जो हॉलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम। जो फूलों की खेती के लिए जानी जाती है। क्या के लिए जानी जाती है? फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में 100 समुद्र सतह से 100 मीटर नीचे है। क्या? एम्स्टर्डम। क्या? एम्स्टर्डम। हॉलैंड अथवा नीदरलैंड की राजधानी है। आपको दिखा देता हूं। वो छोटा सा देश है। हाँ यार, आ गया। मैं ये दिया यहाँ साइड में। क्या नाम है इसका? हॉलैंड या नीदरलैंड। और इसकी राजधानी नाम क्या है? राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम। ये लोग वहां से भारत में आए, डच। डच कंपनी कब आई थी? डच कंपनी आई थी 1595। 1595 में। देखिए, भारत में डचों का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। अभी व्यापार करने आए थे। 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच हॉलैंड नागरिक कौन था? कार्नेलियस डी हस्तमान। कार्नेलियन डी डी हस्तमान या ड हस्तमान। कार्नेलियस डी हस्तमान, ये याद रखेंगे। भारत आने वाला पहला डच कौन था? कार्नेलियस डी हस्तमान। भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ बनाया था? मछलीपट्टनम में। कब? 1605 में। क्योंकि ये पहले कहाँ पहुंच गए थे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को मलय द्वीप भी कहते हैं। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने का अधिकार इन्हें किसने दिया था? वहां के राजा ने। कहाँ के राजा ने? अरे कहाँ से आए थे? हॉलैंड से, नीदरलैंड से। भाई अपन व्यापार करवे जा रहे हैं तो भारत, इंग्लैंड, हॉलैंड की तरफ से पूर्व में, एशिया में तुम व्यापार करोगे। और आपको अधिकार दे दिए। किसने? राजा ने। कहा तुम ये सब काम कर सकते हो। हम भी कहीं जाएंगे तो हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? व्यापार करवे, यही है। और देखिए 1553 में, 1653 में चिनसुरा बंगाल में शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया। 1653। चिनसुरा कहाँ पर है? बंगाल में। डचों ने गुस्तावुस नाम के किले का निर्माण कराया। पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री सोने के सिक्के पैगोडा डाला जाता। यानी पुलिकट नामक जो डचों की फैक्ट्री थी, पुलिकट में स्थित थी, उसमें क्या बनते थे? सोने के सिक्के, यानी पैगोडा, जिसका नाम क्या रखा था? गोल्ड्रिया। क्या नाम रखा गया था? गोल्ड। डचों ने एक फैक्ट्री बनाई थी। कहाँ पर? पुलिकट में। कहाँ बनाई थी? पुलिकट में। वहां पर उन्होंने सोने के सिक्के बनाने का टकसाल, सिक्के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टकसाल। क्या बोलते हैं? टकसाल। तो वो सोने सिक्के जो पैगोडा थे, उन्हें क्या नाम दिया था? गोल्ड्रियन। मुशोलीपट्टनम डच द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। नील की खेती होती थी और नील को बेचा जाता था। 1616 में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति डचों को दे दी गई। डचों ने पुलिकट में अपना स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक है। डचों द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की गई थी। डचों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की गई थी। जैसे बाद में चिनसुरा बहुत पावरफुल हुआ। ये भी कहाँ है? बंगाल में। पहली फैक्ट्री कब बनाई थी? बंगाल में, 1627 में। कौन सी? पीपली स्थापित की गई। परंतु शीघ्र इस फैक्ट्री को छोड़कर बालासोर में डच फैक्ट्री स्थापित की गई और 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित कर ली। यानी कि पहली फैक्ट्री बंगाल में उनकी पीपली थी, बाद में बालासोर बनाई,
फिर सबसे जो पावरफुल जगह हो गई वो कौन सी हो गई इनकी, चिंसुरा, हुगली नदी के किनारे। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया। ये कभी किस तरह है, चिंसुरा में बंगाल में गुस्तावुस नामक किला किसने बनवाया था, डचों ने। बाद में डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। कासिम बाजार भी कहाँ है, वहीं अपना बंगाल में, और पटना बिहार में। तो ये क्या उसने और फैक्ट्रियां बना ली। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया साहब, सबसे देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ याद रहे ना रहे आपको, बस ये याद तो रह जाए डचों के मामले में, क्या याद रह जाए कि 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त। वेरी वेरी मोस्ट, कब, 1759 में। कौन सा युद्ध है बेटा, बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। और बेदरा का जो युद्ध हुआ है बेटा, ये अंग्रेजों और डचों के बीच में, किसके हुआ है, अंग्रेजों और डचों, अंग्रेज प्लस डच। और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और डचों को पूरी तरीके से कूट काट के वापस भगा दिया। हालांकि डच क्यों, ये युद्ध क्यों हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि को हम समझेंगे जब हमें पहले समझना पड़ेगा किसको, अंग्रेजों को समझना पड़ेगा। ये इंडोनेशिया थे, बाद में आए, और इसमें बंगाल की भी एक बड़ी भूमिका रहती है। किसकी, बंगाल की। डचों के भारत में स्थापित कारखाने इस प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा था, मुशोलीपट्टनम। मुशोलीपट्टनम ये आप याद रखना, 1605 में पहला। फिर इसके बाद में आप कुछ याद रखो ना रखो, गुजरात में ऐसे बना था 1616 में, आहिस्ता ही बना था, वो याद ही है। और बिमलीपट्टनम ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। करिकाल ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। चिंसुरा ये बंगाल में इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इनका ये बहुत ज़्यादा मजबूत था। ठीक है। कासिम बाजार बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में, और नागपट्टनम तमिलनाडु में, पटना बिहार में, और इन्होंने आगरा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरल में, ये इन्होंने बहुत सारी क्या बनाई थी, फैक्ट्रियाँ। कौन ने, ले जाएगी मत देख भाई, ले जाएगी। ये तो देख लो करे, मैं पढ़ा रहा हूँ, बात देख रही, बका कर भी आई, उठा के ले जा रही। तो मुशेलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इंपोर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना। ये तो याद हो ही जाए, भले कोई भी याद ना हो। तो फिर चिंसुरा आप याद कर सकते हो कि ये मतलब बहुत पावरफुल जगह थी। और लास्ट याद कर लेना कि इनका बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। इतना याद कर सकते हो ना। और डचों से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और डच भारत में 1595 में आए, पर कारखाना बनाया उन्होंने कब, 1605। मुशोलीपट्टनम। डच मूल रूप से इंडोनेशिया में व्यापार कर रहे थे, मलय द्वीप, इंडोनेशिया को मलय द्वीप भी कहते हैं। ठीक है। और भारत में इनका आगमन कब हुआ, भारत में इनका 1605 में आगमन हो गया दोबारा से। उन्होंने फैक्ट्री बनाई, फिर भी बंगाल में बहुत प्रभावी हो गए, और चिंसुरा इनकी बहुत अच्छी बड़ी मजबूत फैक्ट्री बनी। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे आते हैं, तो इन्हें हम आज रहने देते, ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल, क्योंकि कल पढ़ेंगे फिर अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको, ब्रिटिश इंडिया। सर नहीं आए।